महेंद्र सिंह जी, साफ साफ दिख रहा है भाई, सत्ता के सिरमौर योगी आदित्यनाथ और सनातन के बड़े चेहरे, और दूसरी तरफ शंकराचार्य। सनातन में बिखराव देख रहे हैं आप, बड़ा बिखराव, क्योंकि ये सनातन के दो बड़े हाँ चेहरे देखिए, आमने सामने। अब तो लड़ाई सीधे सरकार और शंकराचार्य के बीच में खुल करके आ गई, क्योंकि भाई वकीलों ने जबरदस्त, सरकारी वकील ने विरोध किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं देखिए, जहां तक सरकारी वकील का प्रश्न है, अगर अदालत के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है तो सरकारी वकील की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मुकदमे को जो है कोर्ट में डिफेंड करे, उसका अपना बचाव करे। लेकिन निश्चित रूप से जो विवाद है ये जो सनातन है, जो शंकराचार्य जो पूजनीय है सनातन में, उनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो तमाम ऐसे राजनीतिक और विवादित बयानों के लिए भी जो है शंकराचार्य जी जाने जाते हैं। तो ऐसे में इस पे राजनीति निश्चित रूप से होगी। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि जो सनातन के लिए, सनातन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्च पद पे आसीन व्यक्तित्व हैं, उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो मुझे लगता है कि स्वतः उनको सामने आकर इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द, अगर इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है तो वो आरोपों को खारिज किया जा सके। क्योंकि इससे मैं कतई जो है इससे दो राय नहीं रखता हूं कि सनातन की छवि को ये जो विवाद है उससे नुकसान हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से जो विवाद कुंभ मेले में स्नान से शुरू हुआ और जिसका पूरा विवरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा विधानसभा में दिया गया कि किस तरीके से जो निकास का द्वार था उस पर जिद की गई कि हम वहां से प्रवेश करेंगे और तमाम, तो ये अत्यंत, मैं कहूं कि लगता है आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह सच बात है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से विवादित बयान दोनों तरफ से, एक तरफ से कालनेमी, दूसरी तरफ से कहा जाने लगा कि गेरुआ वस्त्र में कोई संत कैसे हो सकता है, अगर उसने सब कुछ त्याग दिया तो सत्ता कैसे हासिल कर सकता है। मतलब ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर आप बयान को देखें तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि दो बड़े संत हैं, एक शंकराचार्य हैं, एक अपने मठ के भी संत हैं और प्रदेश के मुखिया भी हैं। लेकिन दोनों के बीच जो डायरेक्ट जो बात चली है, जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और दोनों सनातन के बड़े चेहरे हैं। वही तो मैं महेंद्र सिंह जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव से पहले इतनी बड़ी टकराहट के मायने क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के पक्ष में खड़ी है, क्या आपको सियासत सिर्फ बाहर से नजर आता है या अंदर भी? क्योंकि आपने 2 डिप्टी सीएम के बयान भी आपने सुने, तो सवाल यह उठता है कि ये किस तरह की राजनीति चल रही। एक तो सनातन में बंटवारा, सनातन में सियासत, दो बड़े संतों के बीच में टकराहट, सरकार के अंदर भी टकराहट, और साथ ही साथ विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का शंकराचार्य के साथ खुले तौर पर खड़ा होना और हर मुद्दे पर समर्थन देना। यह प्रदेश की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये, और उनके समर्थित जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए चिंता का बात है। जितनी जल्दी ये जो आप हैं टकराव है ये समाप्त हो जाए, ये चुनावी दृष्टि से उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन एक बात और साफ है, जिस तरीके से बहुत मजबूती से मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के या किसी भी क्षेत्र में कितने भी उच्च स्थान पे क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। ये बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापित करने की कोशिश की है, ये संदेश देने की कोशिश की है। तो ऐसे में मुझे लगता है, और वो
कोई भी कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से माघ मेले से अनशन के बाद जो है शंकराचार्य जी वापस चले गए, लेकिन फिर वापस विधानसभा में जिस तरीके से पूरे मसले पे जो आप कहें कि एक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया और मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं दिया गया, तो इससे साफ है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी धर्माचार्य कितने भी उच्च स्थान पे क्यों ना हो, वो कानून व्यवस्था से ऊपर चलिए, नहीं है। ठीक है, जो कानून से उनकी ऊपर किसी को होना भी नहीं चाहिए, ये सही बात है। ये देश कानून से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा, ये सारी बातें सही है। लेकिन एक बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उस पर कई मामले दर्ज हैं। एच.एस. रावत जी ने खुल करके कहा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। शंकराचार्य कई बार कह चुके हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, किस किस के खिलाफ वो आरोप लगा चुके हैं और किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पर दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ऑफिसर इसकी जांच कर रहे हैं वो भी सवालों के घेरे में। शंकराचार्य की तरफ से यह बयान आया है, धर्मेंद्र सिंह जी, कि भाई कुछ कुछ जांच गुप्त होती हैं, लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पर आशुतोष महाराज बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। तो आखिरकार उन तक ये सारी बातें पहुंचा कौन रहा है? पीछे से सियासत कर कौन रहा है? मुझे फंसा कौन रहा है? ये सारे ऐसे सवाल वो उठा रहे हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि आखिरकार क्या जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सही में प्रभावित है। ये साफ तौर पर शंकराचार्य और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए पंकज जी, बिल्कुल आपने बड़ा रिलेवेंट सवाल किया। आपको आज तक इस पूरे केस में कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई पीसी की? क्या हुआ? दो बड़ी चीजें, मैं चूंकि लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, देखिए जो कोर्ट के अंदर बयान होता है विक्टिम्स का वो भी गोपनीय होता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कोर्ट के बीच रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो विवेचना होती है वो भी गोपनीय है जब तक कोर्ट में सबमिट ना हो जाए क्या चीजें आई। नंबर 3, जो पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट होती है वो भी आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और कोर्ट को दी जाती है। ये सब अगर कोई सो-कॉल्ड ब्रह्मचारी महाराज या कौन है आशुतोष जी, इनको कैसे मिल गई? ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि आशुतोष जी ही खुद ही लिख रहे हैं, वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हर चीज बताते चल रहे हैं। वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वही मेडिकल ऑफिसर है, वही कोर्ट है, वही आगे अरेस्टिंग और ये सब करने का काम करेंगे। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद केस आज तक मैंने सुना ही नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी सहयोग में क्या कहे, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो, मैं कहीं नहीं भागूंगा, जो सहयोग हो, जो पुलिस चाहे करे, गिरफ्तार करना हो करे, पूछताछ करना हो करे। उन्होंने कहा नार्को हो जाए, भाई जो वैज्ञानिक टेस्ट है जो उपलब्ध है उसके लिए वो तैयार है, तो हर तरह सहयोग करे, कहां भाग रहे, क्या छुपा रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको पंकज जी बात बताऊं, चूंकि हम लोग इतिहास के छात्र रहे हैं, जब भी दुनिया में 11वीं 7वीं 12वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जब राज सत्ताएं अहंकारित हुई और धर्माचार्यों से लड़ी हैं तो हमेशा उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, दुष्परिणाम झेला। चाहे 11वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी 7 से हेनरी 4 का डिस्प्यूट रहा हो, उनको दबाने का प्रयास किया हो। 12वीं सदी में थॉमस बेकेट और से हेनरी 2 का जो 7 का जो मामला रहा हो, या गुरु अर्जुन देव तेग बहादुर जी का जो 17वीं शताब्दी में लियो गैली वर्सेज रोमन कैथोलिक चर्च का रहा हो, कैथोलिक चर्च वर्सेज मार्टिन लूथर का रहा हो। आप चूंकि सब देखते रहे, ये जब सत्ता अहंकार में आ जाती है तो उसको लगता है कि हम ही जो कहेंगे वही कानून है। पुराने समय में राजतंत्र में होता था कि जो राजा कह दे तो वही ईश्वर का स्वरूप है, वही धर्म हो जाता था। ये डेमोक्रेसी में नहीं संभव। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सनातन को मानने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ा जो जिसको कहा जा सकता है वो धर्म स्थल है। उसके बाद सबसे बड़े धर्मगुरु है और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा धर्म चिन्ह है सिखा, जो बटकों की खींची गई, इसको कोई बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज, जो उस दिन घटना हुई, हम बड़े विनम्रता से कह रहे हैं, जो उस दिन घटना हुई उस पर डिबेट हो रहा था, इनकी गलती है, उनकी गलती है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। उस घटना के बाद जो सरकार ने ये हिमाकत की, ये कहने का तो उनको अधिकार ही नहीं, कोई कानून से बड़ा नहीं। जब आप कानून का खिलवाड़ जो संवैधानिक व्यक्ति बैठा हुआ कर रहा है उसके निर्देशन में हो रहा है, तो उस सत्ता को तो सत्ता कहा ही नहीं जा सकता, अराजकता कहा जा सकता है।
सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं रह गया। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर जिसका जवान से निकली हुई बात एक तरह से वो इंप्लीमेंट होती है, वो एक उसके इशारे पर किसी धर्माचार्य को फर्जी, वो भी रेप के मुकदमे में, कोई धक्का मुक्की में नहीं, कोई कटुवचन में नहीं, इस तरह के करके अगर दर्ज किया जा रहा है तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात पंकज जी लोकतंत्र में नहीं होती। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा